चलिए, वेरी गुड। और किसी ने पढ़ाई की? मैम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ, किसने पढ़ा है मैम बताओ। इसमें क्या उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मैम था मैं जिसमें उन्होंने एनोड प्लेट लगा रखी थी और नीचे कैथोड प्लेट थी, और फिर उन्होंने ऊपर से मतलब एनोड प्लेट के ऊपर से उन्होंने ऑयल को स्प्रे किया था और उसमें छेद कर दिया था, जिससे ऑयल था वो उस छेद से अंदर गया, और उन्होंने एक होल बना रखा था जहां से एक्सरेज थी, वहां पे मतलब वहां से एक्सरेज आ रही थी, और अंदर जो मतलब एयर पार्टिकल्स थे वो आयोनाइज हो रहे थे। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था और जो ऑयल था वो उसे सब करके खुद नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था, और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा था, ऑयल का ड्रॉप था वो नीचे गिर रहा था, लेकिन जो ऑयल था वो नेगेटिव चार्ज था और ऊपर का जो प्लेट था वो पॉजिटिव था। तो अब हमने उसमें क्या किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो एक फोर्स था जो ग्रेविटी की ओर लग रहा था और दूसरा था मतलब जो वो माइनस था तो प्लस की ओर जा रहा था। तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल हो जा रहे थे, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जब हमारा जो ऑयल ड्रॉप था वो बीच में क्या हो जा रहा था, रुक जा रहा था, दोनों को तरफ इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा था, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक तरफ चार्ज फोर्स लग रहा था। इसकी वजह से जो ड्रॉप है वो क्या हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ, और आई थिंक समीक्षा कुछ बताने वाले थे, है ना समीक्षा, बताओ। यस मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि प्रोटॉन प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस उसका नेचर अपोजिट होता है। अच्छा, थ्रू एक्सपेरिमेंट ये बात प्रूव हुई है? यस मैम, बताओ। प्रूफ हुई है। इसका एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा, प्रोटॉन का? मैम प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन और मैम शायद मैं नहीं पढ़ पाई एक्सपेरिमेंट, सॉरी। आपने जो बताया वो तो उसी के बेस पे होगा ना बेटा, जब आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगा तभी तो दोनों के चार्जेस, अगर आप बता रहे हो कि सेम कूलाम को शो करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चला होगा आपको। आपने बस नंबर्स देखे हैं, मतलब वैल्यूज बस देखा आपने। यस मैम, देखी थी मैं, शायद भूल गई। चलिए, वेरी गुड। मतलब सभी ने पढ़ाई की है आज, थोड़ी थोड़ी सभी ने पढ़ाई की है। हाँ, और कौन है? आयुषी, आपने क्या पढ़ा? मैम जो अंजलि बताई ना ऑयल ड्रॉप वाला, वही पढ़ी थी मैं भी। अच्छा, चलो। और किसने पढ़ाई की भाई? रिया ने की है, आयुषी ने किया है, समीक्षा ने किया है, अंजलि ने किया है, और किसने पढ़ाई की है? चलिए, बाकी सब क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरह के पार्टिकल होते हैं, ये बात तो हमें पता चल गई। उन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात भी हमें पता चल गई। लेकिन उस चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो बात हमें नहीं पता चल पाई। उसी बात को पता करने के लिए जो मुलिकन्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इन्होंने लगभग 1909 पे ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज किया था, और उस मेथड को यूज करते हुए मुलिकन ने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी मेजरमेंट था उसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके लिए इन्होंने एक एपरेटस का यूज किया था इस मेजरमेंट के लिए। वो एपरेटस आपको आपके बुक पे दिया गया है, देखिए ये जो एपरेटस यहाँ पे लिया गया है, इसी एपरेटस का मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, यूज किया था इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसकी वैल्यू को बताने के लिए। रिया ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन चीजों को, उसी के बेस पे हम चलते हैं। अंजलि ने भी काफी अच्छा बताया कि आपको क्या करना है,
ये तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने एक्चुअल जो एक्टिविटी की वो एक्टिविटी हमको जाननी है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो भी मैटर था, आप कोई भी मैटर यूज कर सकते हो, यहाँ पे बोला गया है सम अदर लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप यूज कर सकते हो। और उन्होंने जो यूज किया था वो क्या था, वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल, ऑयल का काफी छोटा सा ड्रॉप था, उसको उन्होंने यूज किया था। आप किसी अदर लिक्विड का जो ड्रॉप है उसको भी यूज कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, या फिर जैसे यहाँ पे टर्म यूज किया गया है एटोमाइजर, ठीक है, उसके हेल्प से उस ड्रॉप को आप वहां पे क्या कर सकते हो, ड्रॉप आउट कर सकते हो, जो भी लिक्विड का आपने ड्रॉप लिया हुआ है उसको, ठीक। इन दिस एपरेटस सेंटर पे क्या लगा था, एक चैम्बर था, और उस चैम्बर पे होल्स बने हुए थे। जो अपर चैम्बर था हमारा, उस अपर चैम्बर पे एक होल बना हुआ था, और उसी होल के थ्रू हम एटोमाइजर के हेल्प से क्या करते थे, जो भी हमारे पास ड्रॉपलेट होता था लिक्विड का उसको फॉल्स आउट करते थे, ठीक है। अब जब हम उसको गिराते थे, सम ड्रॉप्स को फॉल आउट करते थे, तो उस होल के थ्रू वो कहाँ जाता था, लोअर चैम्बर में आ जाता था। अब जब वो लोअर चैम्बर में आता था, तो उस टाइम पर हम क्या करते थे, इस चैम्बर के अंदर एक बीम पास करते थे। वो बीम हमारी क्या थी, एक्सरे बीम थी। बीम एक तरह की लाइट, या फिर हम जो वेव होता है उसको बीम के फॉर्म पे शो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर एक्सरे बीम पास की, और इस बॉक्स से होते हुए ही जो हमारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं या ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉल्ड आउट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो होल बना हुआ है हमारे प्लेट्स के सेंटर पॉइंट्स पे, उससे, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्सरे बीम होते हैं, वो एक्सरे बीम इस बॉक्स के अंदर क्या होते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, लेकिन आपको नॉर्मल आई से ये एक्सरे बीम दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जिस बॉक्स के अंदर से आप क्या पास कर रहे हो, उस लिक्विड को पास कर रहे हो, उस बॉक्स के अंदर एयर भी क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। और वो जो एयर है, ऑब्वियसली सी बात है, एयर है, दैट मीन्स उसमें मीडियम है, और मीडियम है तो उस मीडियम के थ्रू हमारा जो एक्सरे है वो वहां पर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। वो एक्सरे उस मीडियम में वहां पर क्या हो रही है, पास हो रही है। और साथ में ऊपर से आप क्या डालते जा रहे हो, ऑयल ड्रॉपलेट डालते जा रहे हो। तो उस एयर मीडियम से भी वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो उस एक्सरे को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो भी क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जैसे ही वो एयर ड्रॉपलेट या एयर के जो पार्टिकल्स हैं उस ऑयल ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो कांटेक्ट में आने पर किसी टाइप का एक कोलिजन होता है, और उस कोलिजन के थ्रू जो ड्रॉपलेट होता है वो एक चार्ज्ड को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। और उस आयोनाइजेशन प्रोसेस में वो जिस चार्ज्ड को अचीव कर रहा है वो चार्ज हमारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब जो एयर उन्होंने पास किया है वो एयर वहां पर कौन सा वर्क कर रहा है, आयोनाइजेशन का वर्क कर रहा है। तो वो एयर हमारा कोई भी जो गैसेस है उसको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है अगर एयर है तो, और अगर उस गैसेस को आपने लिया तो ऐसा गैसेस आप लो जो कि क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। जैसे इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड हो जाते हैं वैसे ही वो भी क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। आप जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो मीडियम का, तो उसमें वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है, गैसियस स्टेट में। और आफ्टर आयोनाइजेशन प्रोसेस वो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम एज जो एयर होता है वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस शो कर रहा है, इसका मतलब है वो कैटायन भी बना रहा है और एनायन भी बना रहा है। लेकिन जो ऑयल ड्रॉपलेट आ रहा है वो किसको एब्सॉर्ब कर रहा है, बोला जा रहा है जो हमारे एनायंस होते हैं उनको, क्योंकि आफ्टर आयोनाइजेशन प्रोसेस जो ड्रॉपलेट है वो कौन से चार्ज का हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है वो ड्रॉपलेट उस लोअर चैम्बर के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। मतलब नॉर्मल बात है कि कोई चीज अगर ऊपर से गिराएंगे तो वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। और
उस मेटल प्लेट्स में, जिसको हम लोअर चैम्बर बोल रहे हैं, वहां पर वो फॉल्ड आउट होता जाता है और वहां पर हमने क्या किया है, एक वोल्टेज को सप्लाई किया है। देखो इस बात को मत भूलो, यहाँ पे बोला गया है कि वहां पे एक वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है और जैसे ही वो ऑयल ड्रॉपलेट वहां पे गिरता है, उस चैम्बर से एक आर्क लाइट इल्यूमिनेट होने लगती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट जब इसमें गिरता है तो उसमें एक साइनिंग जनरेट होती है या एक लाइट जनरेट होती है, और ये लाइट इस वजह से जनरेट हो रही है बिकॉज हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज उस पे अप्लाई किया हुआ है विद किसके थ्रू, उन प्लेट्स के थ्रू जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे चार्जेस शो किए गए हैं, उनको कनेक्ट करते हुए आप जानते हैं कि कैसे इनको कनेक्ट किया जाता है। जैसे दो सोर्सेस हैं, तो दो सोर्सेस के बीच में आप क्या कर दो, इन इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करके एनर्जी का एक सोर्स आप प्रोवाइड कर दोगे, तो इस एनर्जी के सोर्सेस से इनको क्या मिलने लगता है, वोल्ट मिलने लगता है। इसकी बात आपको पता होगी, जनरली करंट जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो जो ड्रॉपलेट है उस चैम्बर पर गिरता है, होता क्या है, एक साइनिंग जनरेट होती है और उस साइनिंग को यहाँ पे क्या बताया गया है, एक आर्क लाइट बताया गया है। जब हम माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो चार्ज्ड ड्रॉपलेट है वो फॉल आउट होके गया कहाँ, या फिर ये पता करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली अगर चार्ज ड्रॉपलेट होगा उसको नेक्ड आई से देखोगे तो वो कब गिरेगा, कब उस पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, हमको कोई भी एक क्लियर फॉर्म पे दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप का यूज करने पर हमको ये बात पता चलती है कि जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, वो कौन से चार्ज के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो अगर काफी जल्दी ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगा तो माइक्रोस्कोप से भी इतनी जल्दी उस चीज को देख पाना पॉसिबल हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक बैलेंस्ड कंडीशन क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, किसकी वजह से, उस चार्जेस में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। जैसा अंजलि ने बताया, उन्होंने पढ़ा है बिल्कुल सही। तो आपका जो चार्ज है वो दोनों साइड से अब क्या हो जाएगा, एक होल्ड कंडीशन पर आ जाता है कुछ टाइम के लिए, फ्यू सेकंड्स आप बोल सकते हो। उस फ्यू सेकंड्स के लिए इस इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा है और नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक बैलेंस्ड कंडीशन पर आता है। और उसी बैलेंस्ड कंडीशन पर उस ऑयल का जो ड्रॉप आउट होना है, जो हमारा ऑयल ड्रॉप है जो कि फॉल हो रहा है, वो फ्यू सेकंड्स के लिए क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और उसी फ्यू सेकंड्स में आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको देखना है कि उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको बहुत टाइम लगा, लगभग इन्होंने 1000 टाइम क्या किया था, उन पार्टिकल्स का मेजरमेंट किया था कि एक्चुअल में वो जो होल्ड ड्रॉपलेट्स हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है या नहीं है, ये पता करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मेटल्स का क्या लिया, लिक्विड लिया, डिफरेंट लिक्विड्स लिए, और डिफरेंट जो लिक्विड्स थे उनके ड्रॉप को लेते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि कहीं एक केमिकल ने जिस चार्ज को गेन किया है उस चार्ज का जो केमिकल नेचर है उसकी वजह से उस चार्ज की वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट लिक्विड के बहुत सारे ड्रॉप्स लिए और बहुत सारे, लगभग 1000 बार मेजरमेंट करने के बाद उनको ये फाउंड हुआ कि जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है इन अ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन में बोल रही हूँ, मतलब कोई पार्टिकल है मेरे पास, उस पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट कि उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में हम ये पता कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज नेचर है उस पार्टिकल का, पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई मास होगा। ठीक है,
तो वो चीज तो अलग है। अब सिर्फ उसने उस चार्ज को गेन किया तो उस चार्ज की एबिलिटी कितनी है ये यहाँ पे बताई जा रही है। याद रखना इस बात को, दोनों को कनेक्ट मत करना। पहले जो हमने देखा वो मैग्नीट्यूड था, ठीक है, और अभी हम जो देख रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वैल्यू इन एनी पार्टिकल कितनी होती है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुलिकन्स ने ये बताया कि जो चार्ज होता है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, वो चार्ज इन पार्टिकल एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल? तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब उसकी वैल्यू हमको मिलती है, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी। मतलब एक चार्ज का बोला जाए वैल्यू कितना होता है, तो तब आप बताओगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। ओनली चार्ज, पार्टिकल बेस्ड नहीं है ये, पार्टिकल के कैरेक्टर को इससे सेपरेट किया गया। सिर्फ एक चार्ज बोला जा रहा है कि एक कोई चार्ज है और उस चार्ज का जो नेचर है या फिर उस चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है हमसे पूछा जाएगा, तो वो कितना है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब है। और जो हमको किस फॉर्मूला से मिला है, A इज इक्वल NE से मिला है, जहां पर N किसको बता रहा है, जनरली यहाँ पर E तो चार्ज को बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है हम सभी जानते हैं, और N जो बता रहा है वो एक इंटीग्रल वैल्यू को बता रहा है। वो इंटीग्रल वैल्यू आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब यहाँ पे उस नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं जो चार्ज है, 2 चार्ज है या फिर 3 चार्ज है, उसके बेस पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर एक चार्ज की वैल्यू करेंगे तो उस एक चार्ज की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला A इज इक्वल NE से, वो मिलती है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, जिसमें E हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज और जो N है वो किसको बता रहा है, एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू को वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने ये बोला कि जो मिनिमम चार्ज होता है या चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है। और इससे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है, और इसी स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट चार्ज बोलते हैं। मतलब एक यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी है आपसे पूछा जाएगा, तो आपका वो आंसर क्या होगा, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। सेपरेटिव ऑफ मैटर, मैटर अब अलग है, मैंने मैटर को कनेक्टेड नहीं किया है, तब की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब हम मैटर से कनेक्टेड करते हैं तो मैटर से कनेक्टेड करने पर हमको क्या पता होना चाहिए, उस मैटर का मास पता होना चाहिए, ठीक है। और उस मैटर का मास निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, जो कि हमको किसने बताया था, सर जे थॉमसन ने बताया था, जिसमें उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, चार्ज इज इक्वल E बाई M का फॉर्मूला उन्होंने हमको दिया था मैग्नीट्यूड निकालने का, चार्ज बाई मास का फॉर्मूला उन्होंने दिया था, और जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.76 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम्ब पर ग्राम आई थी, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। हमने मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया अपने सब्सटेंस का जो भी हमने लिया है, अब हमको ये पता करना है कि उस सब्सटेंस पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला गिव किया, M इज इक्वल E अपॉन मैग्नीट्यूड, जो हमारा E बाई M है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो E की वैल्यू हमको कितनी मिली है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू मिली है वो हमको मिली है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, और E बाई M जो मैग्नीट्यूड हमको मिला है वो कितना मिला है 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम्ब। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कितना मिल के आता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, और इसी को अगर हम केजी में लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ठीक है।
इसके बेसिस पे हमको पता चला था कि एक्चुअल एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। याद रखिएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन ना बोला जाए, मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ज बोलूंगी। एक चार्ज की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो उस चार्ज की वैल्यू जो है आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमको कितनी मिली है, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और उसी चार्ज की वैल्यू को मुझे इन अ एटम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे कंसीडर करना है। ठीक है, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे कंसीडर करना है, तो मुझे उसका मास पता करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ रही है वो क्या है, m इज इक्वल ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सब्सटेंस आप बोल सकते हो। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम आती है। ठीक है, और इस वैल्यू को अप्रोक्स में कितना लिया गया है, ये लगभग हाइड्रोजन एटम का 1/1837 पार्ट होता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इतना कम पार्ट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना पार्ट होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस जो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज निकाली गई है 1.602, ये सारी वैल्यूज अगर देखा जाए तो हम भी जब बुक में पढ़ते हैं तो उसमें इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का कोई तरीका तो अभी तक दिखाया नहीं गया है। लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई पीएच वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, या फिर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं अमीटर का, वोल्ट मीटर का, इन सब का हेल्प लेती हूँ। तो उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं वो चेंजेस के थ्रू एक वैल्यू को हमको क्या करता है, शो करता है। ऐसी ही वैल्यूज है ये, आप ऐसा समझ सकते हो, जिसको विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या किया गया है, कैलकुलेट करके निकाला गया है। और उसके बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट इनका हमको मास मिला है। चाहे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, और अभी हम मास ऑफ किस पे जाएंगे, जो हमारा प्रोटॉन होगा उस पे भी जाएंगे, लेकिन दोनों का मास सेम होगा या डिफरेंट होगा ये भी हम देखेंगे। क्योंकि जैसे समीक्षा ने बताया कि इनकी वैल्यूज सेम आती है, बट याद रखना इनकी वैल्यूज ओनली चार्ज की जो वैल्यू है बेटा, जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी ना। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ चार्ज बोल रही हूँ। चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे प्रोटॉन बोलो, चाहे पॉजिटिव बोलो, चाहे नेगेटिव बोलो, दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है, चार्ज है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको किसी मैटर के थ्रू कंसिडर करते हुए पढ़ते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे डिनोट करते हैं, एक प्रोटॉन के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। तो वहां पर आप किसको कंसिडर कर रहे हैं, उस मैटर की प्रॉपर्टी को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। और उस मैटर की प्रॉपर्टी को कंसिडर करने के बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन हमको मिल रहा है, उसकी वैल्यू जो यहाँ पर हमको मिल रही है वो कितनी है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम, या फिर इन अ केजी उसकी वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। जो कि हाइड्रोजन एटम का अप्रोक्स में कितना पार्ट होता है पूछा जाएगा, तो वो अप्रोक्स में पार्ट होता है 1/1837 पार्ट होता है। ठीक, अब ये सारी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, ये इलेक्ट्रॉन्स की कैसी प्रॉपर्टीज है, किसी एटम के बेसिस पे एक एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है हमसे पूछा जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का कितना, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के बेस पे बोल रहा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब होती है। लेकिन अगर उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे पूछा जाएगा तब आप उसको क्या करोगे, एक यूनिट चार्ज की वैल्यू का मास आप कितना कंसीडर करोगे, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कुछ नेचर बताए गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नेचर देखिए, हाँ तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जनरली कैथोड रे से, मतलब एक बेसिक पॉइंट या कंक्लूजन पॉइंट निकाला गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, उसकी वैल्यूज कैसे निकाली गई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट से इस पे कौन से चार्जेस होते हैं, ये सारी बातें कैसे पता चली, वो सभी का एक कंक्लूजन पॉइंट है ये सब।
तो इसके बारे में देख लीजिए। ये जो कंक्लूजन पॉइंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो कैथोड रेज के थ्रू आए हैं, हमको पता है। और ये कैथोड रे से कैसे हमको मिले, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ट्यूब होता है उसमें लो प्रेशर जनरेट करके इसको कंसीडर किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जनरली जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक टाइप के एलिमेंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। जैसे कोई मेटल फिलामेंट लेके हम उसको हीट करेंगे तो वो मेटल क्या करेगा, एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, और उस इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस हमको अपीयर होता है वो कौन सा चार्जेस होता है, एक नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, ऐसे ही अदर जो हमारे पास मेटल है जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर कोई अदर एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये सारे भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का काम करते हैं। मींस जब हम इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में लाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या होता है, यूवी रेस जो मैंने आपको बताया था, सन से भी हमको प्रोवाइड होती है। और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हेल्प से कुछ केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में होते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया गया है, फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ोगे। और फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, हाइड्रो कार्बन में होता है ये। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो उसपे ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है किसी मेटल पे, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। इसके अलावा जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उससे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डीकम्पोजिशन के थ्रू ये एक तरीके का जो पार्टिकल है ये भी एमिट होता है। न्यूट्रॉन की जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उसमें बम्बार्डमेंट करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हुए क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ओवरऑल कहाँ से किन किन तरीकों से आप इलेक्ट्रॉन्स को अपीयर कर सकते हो इन अ केमिस्ट्री, वो यहाँ पे बताया गया है। और जे थॉमसन ने ये बताया पूरी स्टडी करने के बाद कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज अ फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम एंड their negative charge values is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका कितना होता है पूछा जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है 4.8 into 10 to the power minus 10। ठीक, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा तो वो कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 या 31 kg होता है, जो कि हमको किसके हेल्प से मिला है, E/m, या फिर हम ये बोल सकते हैं चार्ज मास रेशियो से, और साथ में इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है उसके हेल्प से मिला है। ठीक है, कल हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हम देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन काफी कम है, काफी जल्दी आपको समझ आ जाएगा, वो बम्बार्डमेंट से बनता है। बम्बार्डमेंट जो टर्म होता है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैम क्या बोले आप? बम्बार्डमेंट। ठीक है, थैंक यू मैम।